गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को समझेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को समझा एवं रासायनिक समीकरणों को समझा। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को समझेंगे। तो आइए देखते हैं अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण को समझा। अब आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को समझेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है ये हम देखेंगे। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। अर्थात अभिकारक कितने हैं? दो या दो से अधिक, और उत्पाद क्या बनता है? एकल। इसे हम इस उदाहरण से समझेंगे। कोयले का दहन। कोयला क्या होता है? कार्बन, C। तो C+O2। कोयले का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। C+O2 गिव्स CO2, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अर्थात यहाँ दो अभिकारक है और उत्पाद एक बन रहा है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। H2+O2 गिव्स 2H2O, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, जल। ठीक है। इसका दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। यह संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया होती है। देखेंगे हम कि इसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं। अर्थात CaCO3 CaO प्लस CO2 दो उत्पाद बना रहा है, और इधर अभिकर्मक क्या है? एक है। अर्थात एक अभिकारक है और उत्पाद कितने बन रहे हैं? दो या इससे अधिक भी हो सकते हैं। इस अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं। पहला है ऊष्मीय वियोजन, अर्थात इसमें अभिकारक का ऊष्मा या ताप के द्वारा वियोजन होता है। CaCO3 ताप दिया जाता है, इसे गर्मी दी जाती है, और ये CaO प्लस CO2 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसका दूसरा प्रकार है विद्युत वियोजन। इस अभिक्रिया में विद्युत धारा या करंट के द्वारा वियोजन होता है। इसका उदाहरण है 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2, अर्थात जब पानी के अंदर या जल के अंदर विद्युत धारा पास की जाती है या करंट पास किया जाता है तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। इसका तीसरा प्रकार है प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश में वियोजन, अर्थात इस अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश में अभिकारक टूटकर दो भागों में बंट जाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag+Cl2, अर्थात सिल्वर और क्लोरीन में विभक्त हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग फोटोग्राफी में ज्यादातर किया जाता है। इसके बाद हम अगले पेज पर देखेंगे। तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। इसे हम इस उदाहरण से समझेंगे कि CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu। CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है, प्लस Fe अर्थात लोहा। तो इस यौगिक में से जो ये कॉपर सल्फेट है, इसमें से जो ये कॉपर है तो लोहा अधिक क्रियाशील है, ये इस कॉपर को विस्थापित कर देता है और यहाँ फेरस सल्फेट बना देता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार अगला प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसे हम इस उदाहरण से समझेंगे कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर BaSO4 प्लस NaCl2, अर्थात बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। तो यहाँ पर क्या हुआ
कि बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ हो गया और सोडियम क्लोराइड के साथ हो गया, और इन्होंने यहाँ पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना लिया। जो बेरियम सल्फेट है ये एक प्रकार का जलीय विलयन होता है और इसमें सफेद अवक्षेप नीचे तली में बैठ जाता है। अगली अभिक्रिया है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। इन अभिक्रिया जब ये दोनों साथ में होती है तो इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है एवं हाइड्रोजन की कमी या ह्रास होता है हाइड्रोजन का। दूसरी अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया है। इस उदाहरण से समझेंगे C+O2 CO2, अर्थात यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। दूसरा उदाहरण है CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इन उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, इसमें से जो उपचयन अभिक्रिया है इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है, इसे हम अगले पेज पर समझेंगे। इसका प्रभाव संक्षारण, अर्थात जब कोई धातु नमी, आर्द्रता एवं वायु या अम्ल के संपर्क में आती है तब धातु संक्षारित हो जाती है। अर्थात कोई भी धातु हो, जब उस पे वायु का प्रभाव होता है और साथ में नमी अर्थात पानी का भी प्रभाव होता है तो उस पर कुछ मलिन सी परत चढ़ जाती है, अवांछनीय परत चढ़ जाती है, जिसके कारण वो धातु कमजोर होने लग जाती है। तो इस क्रिया को कहते हैं संक्षारण की क्रिया। तो इसको हम इस उदाहरण से समझेंगे कि लोहे में जंग लगना। आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे घर में लोहे की जाली होती है, लोहे के गेट होते हैं, तो उन पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ने लग जाती है, उसे कहते हैं जंग लगना। हम कहते हैं ना लोहे पर जंग लग गया, तो ऐसी लाल लाल भूरी भूरी परत चढ़ती है, वो उस धातु का, लोहे का संक्षारण हो रहा है, मतलब वो धातु कमजोर हो रही है। इसी प्रकार तांबे के बर्तन जब हमारे घर में रखे रहते हैं तो उन पर हरी हरी परत चढ़ जाती है, अर्थात तांबे का संक्षारण हो रहा है। चांदी पर काली की परत चढ़ जाती है, अर्थात चांदी का संक्षारण होता है। तो इस संक्षारण को बचाने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, जैसे हम हमारे घर के लोहे के दरवाजे, खिड़की आदि पर पेंट कर देते हैं, जिससे वो जंग लगने से बच जाते हैं, या तेल या ग्रीस लगाकर भी उनका बचाव किया जा सकता है। इसी उपचयन अभिक्रिया का दूसरा प्रभाव है विकृत गंधिता। इस प्रभाव में तेलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद या गंध बदल जाता है। अर्थात जो तेल में तले हुए या घी में तले हुए पदार्थ होते हैं, वो लंबे समय तक अगर हम उन्हें रखें तो उनका स्वाद बदल जाता है और उनमें अजीब सी गंध आने लग जाती है, जो खाने योग्य नहीं रहते हैं। तो इनके बचाव के लिए हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन गैस द्वारा उनका बचाव होता है। अर्थात जैसे चिप्स का कोई पैकेट है या कुरकुरे का कोई पैकेट है, तो आपने देखा होगा कि उस पैकेट के अंदर ऑक्सीजन गैस निकालकर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे अगर वो चिप्स लंबे समय तक भी रखा रहे तो वो खराब नहीं होता है। दूसरा उपाय है प्रशीतन द्वारा, अर्थात फ्रिज में रखकर, प्रशीतन मतलब ठंडे स्थान पर रखकर, तो हम कुछ खाद्य सामग्री को फ्रिज में रख देते हैं और लंबे समय तक वो सुरक्षित रहती है। वायुरोधी द्वारा, अर्थात हम कुछ खाद्य सामग्री को एयर टाइट डिब्बों में बंद कर देते हैं ताकि बाहर की हवा उसमें न लगे, और हवा नहीं लगती है, इस कारण वो सुरक्षित रहता है। एंटीऑक्सीडेंट द्वारा, अर्थात कोई ऐसा पदार्थ उसमें डालकर जो उसे खराब होने से बचाए, उसे एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। उसे डालकर हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं। अब हमने जो आगे अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े, उसमें तापमान के आधार पर भी कुछ अभिक्रियाओं को वर्गीकृत किया गया है। उसके अंतर्गत है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अर्थात ऊष्मा निकलती है, जब ये अभिक्रिया संपन्न होती है तो इसमें ऊष्मा निकलती है। जैसे इसका उदाहरण है CH4 प्लस 2O2। CH4 क्या है? मीथेन गैस है और ये ऑक्सीजन के साथ जलती है, तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा निकलती है इसमें। अर्थात जैसे हम घर में LPG गैस भी जलाते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे घर में सिलेंडर आता है गैस का और उसके अंदर एक गैस भरी होती है ना। तो वो गैस जब हम जलाते हैं तो उसमें क्या ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, हीट हमको महसूस होती है, तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उस गैस के जलने से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी प्रकार ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये इसके पूरी विपरीत है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे CaCO3 gives CaO प्लस CO2। अब ये किसकी उपस्थिति में हो रही? ऊष्मा की उपस्थिति में। अर्थात ये कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको जब गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अर्थात ये ऊष्मा की उपस्थिति में होती है, इसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इस प्रकार हमने अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े और उपचयन अभिक्रिया के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं ये हमने समझा। तो आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा और इसी के साथ आज हमारा ये पहला पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।